और राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में हिंदी के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करने हेतु 14 सितंबर से 30 सितंबर तक पखवाड़े का आयोजन किया गया है। और इस 15 दिनों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो गतिविधियां हैं उसे प्रवाहित किया है, जैसे साहित्य लेखन, निबंध लेखन, वक्तृत्व प्रतियोगिता और साहित्य लेखन, कहानी लेखन, शायरी और काव्य पाठ। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सिर्फ आपके लिए किया है। इसमें सिर्फ व्याख्यान, कल एक व्याख्यान हुआ था, आज भी एक व्याख्यान राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में सामान्य जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजन किया गया है। इसके बाद शायरी और काव्य पाठ और अन्य भिन्न भिन्न विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन किया है। वे दिनांक या तारीख के अनुसार जो आपके शेड्यूल में दिए हैं उसके अनुसार वे व्याख्यान संपन्न होंगे। इसके अतिरिक्त PSKCD hindi@gmail.com पर आप अपना लिखित साहित्य, स्वरचित कविताएं, निबंध, कहानी, यात्रावृत्त या भिन्न भिन्न प्रकार का किसी विधा के अंतर्गत आने वाला साहित्य जो हिंदी में लिखा हो उसे आप ईमेल पर भेज सकते हैं और 30 सितंबर से पहले उसे भेज दीजिए ताकि हिंदवी नामक पत्रिका में हम उसे प्रकाशित कर सकेंगे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कल व्यापक विवेचन हुआ था। आज उस भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विवेचन करेंगे। कहा जाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। 4 कोस अंतर नापने के बाद भाषा बदलती है, पानी बदलता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वह और भी कम होती जा रही है। इसका जिक्र मैंने किया था कि भौगोलिक परिसीमा के अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषा है उन भाषाओं में अंतर होता है। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है। एक विशिष्ट भूभाग के अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह अपना अलग रूप रखती है, अलग प्रकृति रखती है। उसकी लिखावट भी आंशिक मात्रा में क्यों ना हो अवश्य अलग होती है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी भी सामान्यतः एक बोली के रूप में विकसित हुई। आरंभिक रूप में सिर्फ वह एक बोली थी, बोली से डायलेक्ट हो गई, डायलेक्ट विभाषा जिसे कहा जाता है, विभाषा से भाषा बन गई, भाषा से परिनिष्ठित भाषा बन गई और परिनिष्ठित भाषा बनने के बाद वह राजभाषा और राष्ट्रभाषा बने हैं। परिनिष्ठित भाषा बनने के बाद पूरे देश का नेतृत्व हिंदी ने किया और पूरे देश का नेतृत्व करने के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भूभाग में इसके बोलने वाले और इस भाषा को समझने वाले लोग विद्यमान हैं। अतः हिंदी की इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही इसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है हमारे संविधान में। और इसका जिक्र मैं करता हूं फिर से 343, 344 और 346 धाराओं के अंतर्गत हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संबंध में प्रावधान है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है और जिस भाषा को हम हिंदी के रूप में जानते हैं वह हिंदी की एक बोली है जिस बोली को खड़ी बोली कहा जाता है। हिंदी की कई बोलियां हैं, लगभग 29 बोलियों का जिक्र संविधान में हुआ है, लेकिन केवल खड़ी बोली हिंदी को ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम विवेचन करेंगे तो हर भूभाग की अपनी अलग अलग भाषा है। उसी प्रकार बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, गढ़वाल में या हिमाचल प्रदेश के आसपास के प्रदेश में गढ़वाली है, कुमायूनी है, डोगरी है। उसी प्रकार गुजरात में गुजराती बोली जाती है। अब जो बंबईया में बंबई में बंबईया हिंदी बोली जाती है। बंबईया हिंदी से क्या तात्पर्य है? जो फिल्म में प्रयुक्त होती है भाषा,
बोली भाषा, उसे बम्बईया हिंदी कहा जाता है। जैसे किसी फिल्म में बोलने की स्टाइल के आधार पर आप उसका विवेचन कर सकते हैं। आप हिंदी फिल्म तो देखते ही है, और हिंदी फिल्म में जो भाषा प्रयुक्त होती है, बोली भाषा प्रयुक्त होती है, वह बम्बईया हिंदी के अंतर्गत आती है। आज तक उसका शुद्ध व्याकरणिक रूप सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल कर, केवल क्रियापद और विशेषणों के जरिए हिंदी बोली जा रही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर फिल्म का एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। अरे अपनाच मोहल्ला है, टीवी पर दिखा रेला है। अब ये रेला है, ये जो उपसर्ग लगाए हुए हैं, वह व्याकरण सम्मत हिंदी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अपनाच हिंदी में अपना शब्द है, लेकिन अपनाच यह शब्द हिंदी और मराठी को मिलाकर यह रूप बनाया गया है। अपनाच मोहल्ला है, टीवी पर, टीवी शब्द अंग्रेजी का है, टीवी पर दिखा रेला है। दिखा रेला से तात्पर्य क्या है? यह हिंदी और मराठी का मिश्रित रूप दिखा रेला है। तो इस प्रकार हिंदी विकसित हो रही है, बम्बईया हिंदी, फिल्मी हिंदी के रूप में, जिसे व्याकरण सम्मत हिंदी नहीं कहा जा सकता। यह बाद में परिनिष्ठित बन सकती है। वह भाषा शायद मृत हो जाती है जो अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण नहीं करती है। किसी भाषा को अपने आसपास के भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करना चाहिए, जैसे अंग्रेजी करती है। अंग्रेजी में आरंभिक शब्दावली जो थी वो बिल्कुल कम थी, लेकिन उन्होंने देश के और विश्व के सभी कोनों से भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया, और इसी कारण उसकी शब्दावली अब बढ़ गई है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों की भरमार है इसी कारण, क्योंकि हिंदी भाषा, किसी भाषा को जीवित रखना है तो आसपास की भाषा के शब्दों को ग्रहण करना अनिवार्य है। भाषा विज्ञान में एक नियम है कि भाषा समय के अनुसार परिवर्तित होती है। जिस प्रकार H2O is equal to water, यह जो समीकरण है, यह समीकरण भाषा पर लागू नहीं होता। भाषा वैश्विक सत्य नहीं है, भाषा वैज्ञानिक सत्य आवश्यक है भाषा, लेकिन किस रूप में? भाषा विज्ञान है। तो कला शाखा के अंतर्गत जो पढ़ाए जाने वाले विज्ञान है, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इस रूप में भाषा विज्ञान विज्ञान है। हिंदी भाषा विज्ञान विज्ञान है, न कि रसायन, भौतिक और गणित की तरह। इसी कारण भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तन बलाघात के कारण होता है, एसेंट के कारण होता है, ध्वन्यात्मकता के कारण होता है, बोलने की पद्धति के अनुसार होता है, बोलने वाले की स्टाइल के अनुसार परिवर्तन होता है। एक ही शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से इसका नापतोल किया जाता है। एक ही शब्द अभिधात्मक होता है, उसका दूसरा रूप लक्षणात्मक होता है और तीसरा रूप व्यंजनात्मक होता है। इस प्रकार के कई शब्द हम देख सकते हैं। जैसे गंगा में गाँव, एक उदाहरण के आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। गंगा में गाँव, इसका अर्थ, अभिधात्मक अर्थ यह है कि गाँव गंगा में है, गंगा नदी के पात्र में गाँव बसा हुआ है। दूसरा अर्थ है लक्षणात्मक कि गंगा में गाँव, इसका तात्पर्य क्या है? वह गाँव अत्यधिक पवित्र है, वहां नैतिक भावना और सदाचार से लोग कार्य करते हैं। और तीसरा व्यंजनात्मक अर्थ क्या है कि इसके यहाँ के जो सभी लोग हैं वह ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं। जिस प्रकार मराठी में अरे फार शहाणा आहेस, म्हणजे तो शहाणा है क्या? नहीं। ये उसका व्यंजनात्मक अर्थ क्या ध्वनित होता है, इसे व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन हम करेंगे तो ज्ञात होता है कि हिंदी जो है वह 6वीं शताब्दी से अपनी विकास यात्रा आरंभ करती है।
इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य की रचनाओं को पुरानी हिंदी की रचनाएं मानी है और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। अपभ्रंश का अगला रूप जो अवहट्ट है, जिसकी रचनाएं, जिस भाषा में रचनाएं विद्यापति ने लिखी है 13वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो रचनाएं लिखी गई वे सभी रचनाएं अवहट्ट भाषा में है। जिस अवहट्ट भाषा की रचनाएं हम हिंदी के अंतर्गत रखते हैं, प्रधान रूप से अपभ्रंश भाषा के शब्द है और आंशिक मात्रा में हिंदी के शब्द है। वैसे कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा, लेकिन वह जो ग्रंथ है अंतिम समय जब वे मोहम्मद घोरी के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ और बंदी बनकर जा रहे थे, उस वक्त उस ग्रंथ को अपने पुत्र को सौंप दिया था और इसी क्रोध में एक उन्होंने पंक्तियां लिखी थी, पुस्तक जलन हत्य दय चले गजन नृपकज। इसमें 3 शब्द केवल हिंदी के हैं, बाकी सभी शब्द अपभ्रंश के दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बिसलदेव रासो में लिखा हुआ है, 12 बरस लय कुकर जिए और 13 बरस लय जिए छियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को देखकर। यह जो शब्द है इसमें हिंदी के अधिक शब्द है, अपभ्रंश के कम है। राजस्थान के भाट कवियों ने, राजस्थान के चारण कवियों ने इन रचनाओं का सृजन किया, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो और परमाल रासो। अब इस काल में अवहट्ट मिश्रित, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा थी। इस कारण इस काल की भाषा को, जो लिखित भाषा है और बोली भाषा है, उसे डिंगल और पिंगल कहा जाता है। डिंगल, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को डिंगल कहा जाता है और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा को पिंगल कहा जाता है। और यह शैली उस काल में प्रधान रूप से चल पड़ी, डिंगल और पिंगल। इस काल में खड़ी बोली के भी कई शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का जिक्र मैंने किया था कि अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रतिष्ठापक पुरस्कर्ता माने जा सकते हैं, क्योंकि आज की हिंदी का रूप 13वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर एक दोहा पढ़कर उन्होंने भी अपनी जान वहां पर रख दी, क्योंकि गुरु के सिवा कोई संबल नहीं है, यह मानकर गुरु की समाधि पर, अर्थी पर एक दोहा पढ़कर वे हमेशा के लिए सो गए। वह दोहा है, गोरी सोवे शेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन बही चहुदेस। इसमें अपभ्रंश के शब्द नहीं है, पूरे शब्द जो है वो पूरे शब्द हिंदी के इस्तेमाल किए हैं, और वो भी शब्द खड़ी बोली हिंदी के हैं। और इसी प्रकार उन्होंने पहेलियां लिखी, मुकरिया लिखी, दो सुखने लिखे, ढकोसरा लेखा, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना सके कुत्ता, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजाए, एक थाल मोती से भरा सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर थालों फिरे पर मोती उसमें से एक न गिरे। यह इस जो 13वीं शताब्दी में लिखी गई यह पंक्तियां है, इसका अर्थ यथाशीघ्र आज हमारी समझ में आ जाता है, क्योंकि यह खड़ी बोली हिंदी की मिलती जुलती खड़ी बोली है। खड़ी बोली का पूर्व रूप 13वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। अब उस काल से 10वीं शताब्दी से आज तक हिंदी किसी न किसी रूप में इस देश का नेतृत्व करती रही है। हिंदी अगर तो उस काल में राजकीय कामकाज की भाषा जो है और साहित्य भाषा जो है वह हिंदी ही थी। वहां उस काल के इसी कारण जगनीक और चंद बरदाई जो राजकवि थे उस काल में, उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो ग्रंथ लिखे वे हिंदी में ग्रंथ लिखे। राजकीय कामकाज में राजकवि के रूप में सिर्फ उसी को पदस्थ किया जाता है जो राजकीय भाषा का
जानकार हो। और ये जो कवि राज कवि बने हैं वे हिंदी के जानकार थे, चाहे वो अपभ्रंश मिश्रित डिंगल के हो या अपभ्रंश मिश्रित पिंगल के हो। और इन्होंने अपने आश्रयदाता, किसी आश्रयदाता कोई भी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, बिसलदेव हो या जगनिक हो, भिन्न भिन्न प्रकार के राजा और महाराजा उस काल में थे। और हर राजा अपने दरबार में कुछ कवियों को आश्रित के रूप में रखते थे, अपनी प्रशंसा के लिए या राजकीय कामकाज के वर्णन के लिए, कुछ सुझाव सुझाव देने के लिए। तो पृथ्वीराज रासो के जो दरबारी, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद बरदाई थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज की जो शूरता है, वीरता है और उनकी प्रशंसा है, उस पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। और वे सखा थे, प्रिय थे, और उसके साथ उनके संबंध में यह कहा जाता है कि उनका जन्म एक साथ हुआ था, जिंदगी उन्होंने एक साथ बिताई और मौत भी उनकी एक साथ हुई। जब बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करके उन्हें बंदी बना हिंदी अग्रसर होती रही भक्ति काल में। भक्ति काल में कबीर का जिक्र हम हर बार करते हैं कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थाटन किया था, भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्रा की थी, और इसी कारण उनकी भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसमें मराठी के शब्द है, पंजाबी के है, कश्मीरी के है, गुजराती के है, द्रविड़ भाषाओं की कई शब्द उसमें प्राप्त होते हैं। हाँ, एक एक दोहे को आप अगर आप लेकर उसका अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि यह भाषाएं किस प्रकार भाषा विकसित हुई है। लेकिन प्रधान रूप से वह जो दोहे लिखे हैं, साखियां लिखी है, शब्द लिखे हैं, वे पूर्णतः हिंदी में है। लेकिन जो शब्द उसमें इस्तेमाल हुए हैं वह प्रादेशिक भाषाओं के शब्द भी हैं। तो उन्होंने शायद यह सीख दी है कि भाषा में अपनी प्रादेशिक भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, तभी वह भाषाएं जो है वह प्रवाहित रह सकती है, अन्यथा वह भाषाएं मृत हो जाएगी। जैसे संस्कृत को मृत कहा जाता है, लेकिन वह भाषा मृत नहीं हुई। आधुनिक काल में अनेक भाषाओं के रूप में संस्कृत का विस्तार हुआ है, उसका विकास हुआ है। आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं वे सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी है, संस्कृत ही उनकी जननी है, संस्कृत उनकी मातृभाषा है। तो संस्कृत अनेक रूपों में आज हमारे सम्मुख उपस्थित है, वह भाषा मृत नहीं हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रादेशिक भाषा के शब्दों का ग्रहण न करने के कारण, व्याकरणबद्ध होने के कारण, व्याकरण के नियम क्लिष्ट होने के कारण, व्याकरण तो पाणिनि ने लिखा था और नियम अत्यधिक कड़े नियम थे संस्कृत के, इसी कारण वह सामान्य लोग के इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं थे। इसी कारण लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ और आज तक आते आते भिन्न भिन्न रूपों में भाषा विकसित होती है। और 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक अगर हिंदी का हम अध्ययन करेंगे तो हर युग में हिंदी ने भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया है, अभिव्यक्ति का प्रधान माध्यम के रूप में वह विकसित हुई है। और भक्ति काल के संदर्भ में तो यह कहा जाता है कि जिस युग में कबीर, सुर, तुलसी और जायसी जैसे रससिद्ध कवियों और उनके महाकाव्यों की दिव्य वाणी हृदय से निकलकर देश के कोने कोने में फैल गई, उस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और इन चारों कवियों ने, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर, पूरे देश में तीर्थाटन करते थे और समाज का प्रबोधन करते थे। अब ये भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की है वह समाज की भाषा है, चाहे अवधी हो, ब्रज हो या और कोई भाषा हो, जिन भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। और जनता की भाषा में ही उन्होंने कलिकाल से त्रस्त होकर भगवान श्री राम के दरबार में अर्जी भेजी है, त्राहि रघुवंश भूषण कृपा कर, कठिन काल विकराल कलित्रास त्रस्त। इसी प्रकार रीतिकाल में भी दरबारी कवियों ने हिंदी का प्रधान रूप से इस्तेमाल किया है और राजाओं की प्रशस्ति में अपने ग्रंथ लिखे हैं। आधुनिक काल में तो 1800 के बाद हिंदी
के सभी कवि और साहित्यकारों ने हिंदी को प्रमुख माध्यम बनाया है विचारों की अभिव्यक्ति का। सभा, सम्मेलन, कविता, साहित्य के अन्य विधाएं, इनके माध्यम से समाज में प्रबोधन करने के लिए उन्होंने हिंदी का ही इस्तेमाल किया है। और हिंदी में ही राजभक्ति, देशनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा के गीत गाए हैं। जैसे प्रसाद के नाटकों में चित्रित जो गीत है, वे सभी गीत, वर्णित जो गीत है, वे सभी गीत हिंदी में है और वह अनुकूल प्रभाव डालने में सक्षम है। जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। और हिंदी के इस योगदान को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी जी ने इसकी हिमायत की थी और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हर प्रदेश की भाषा अलग अलग तो होती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। और इसी कारण कुछ समितियां बनाई गई और उन समितियों के रिपोर्ट के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक प्रावधान उसके लिए किए गए और आज हम इसी कारण हिंदी दिवस, हिंदी मास, हिंदी पखवाड़ा के रूप में, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी मास मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। हम अपने महाविद्यालय में भी हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और छात्र विशेषता राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रकृति से परिचित हो, इस दृष्टि से भिन्न भिन्न व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है और उसी प्रकार यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। आप हर दिन शेड्यूल के अनुसार व्याख्यान में ज्वाइन होते रहिए। आज के व्याख्यान में यही विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपके इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने को अनम्यूट कीजिए और कुछ शंकाएं, आशंकाएं हो, समस्याएं हो, कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अक्षदा, अंकिता, प्राजक्ता, ऋतुजा, साधना, वर्षा, अपने को अनम्यूट कीजिए और कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ बात कीजिए हिंदी में, हिंदी में कुछ बात कीजिए, अपने को एडमिट कीजिए। शबनूर, अंकिता, अक्षदा, अक्षदा, क्या आवाज आ रही है? हो हाँ, येतोय या. कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। नाही तुमचा आवाज येत नव्हता सर. कसं काय? काय माहिती रेंज नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे आवाजच तुमचा येणं झालाय. होय, पूर्ण व्याख्यान ऐकलं का नाही? ऐकलं की. हा हा ऐकलं म्हणजे थोडं थोडं ऐकाय येत होतं. हा. ऋतुजा, काय बोलायचं. कुछ भी बात कीजिए हिंदी में। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अभी भी आपके पास 15 दिन है
आप कुछ बात करने के लिए कुछ लिख कर लीजिए और हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिए। कम से कम एक दो वाक्य तो बनते ही है। हिंदी पखवाड़ा हम मना रहे हैं तो हिंदी में एक दो शब्द आप बोल ही सकते हैं, एक वाक्य आप बोल ही सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन हाँ परफेक्ट। सर। हम प्रयास करेंगे सभी मिलकर, और मंच आपके लिए खुला है, वेब मंच आपके लिए खुला है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यही विराम लेते हैं।